जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें इस्तेमाल होने वाली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, उनको समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझने से। इनके सामान्य सूत्र की बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCH डबल बॉन्ड O, यानी कि RCHO। इसका दूसरा सामान्य सूत्र होता है ARCHO। एक है RCHO और एक है ARCHO। जहां R की जगह पर हम रख सकते हैं H, CH3, C2H5 आदि, जबकि हम AR की जगह रख सकते हैं C6H5, यानी कि हम केवल फाइनल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। दोबारा समझेंगे, एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा RCHO, जबकि दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो सूत्र होगा वो होगा ARCHO। यानी ये सूत्र जो है हमारा वो हमारा एल्फेटिक एल्डिहाइड का होगा और ये वाला सूत्र हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का होगा। ये दो तरह के एल्डिहाइड हमें इस साल पढ़ने होते हैं, RCHO और ARCHO। जहां R की हम इस्तेमाल करेंगे H, CH3, C2H5 आदि, और जबकि AR की हम इस्तेमाल करेंगे C6H5, मतलब फैमिली का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। उदाहरण समझ लेते हैं। अगर हम R की जगह पर H रखते हैं, R की जगह पर H का प्रयोग करते हैं तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला होगा HCHO। HCHO किसका फॉर्मूला है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अब हम R की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं CH3, तो फॉर्मूला रहता है CH3CHO। CH3CHO फॉर्मूला है एसिटल्डिहाइड का। उसके बाद हम R की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं C2H5, तो फॉर्मूला बन जाता है C2H5CHO, जो कि फॉर्मूला है प्रोपेनॉल्डिहाइड का। नीचे वाले फॉर्मूले में ARCHO में हम AR का इस्तेमाल कर रहे हैं C6H5, तो ये फॉर्मूला बन जाता है C6H5CHO, जो कि फॉर्मूला है बेंजोल्डिहाइड का। इस तरह से सिलेबस में 4 तरह के एल्डिहाइड है। इनमें से शुरू वाले 3 हमारे एल्फेटिक एल्डिहाइड हैं और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है RCHO, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड का सूत्र है ARCHO। यहाँ पर R की जगह ये 3 चीजें रखी जाएंगी और R की जगह फेनिल रखा जाएगा। H रखने पर फॉर्मल्डिहाइड, CH3 रखने पर एसिटल्डिहाइड और C2H5 रखने पर प्रोपेनॉल्डिहाइड बनता है। याद करने का जो तरीका है वो है फा एसी प्रोपी, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, जबकि हम याद की रख सकते हैं C6H5, इससे बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड। शुरू के 3 एग्जांपल हमारे एल्फेटिक एल्डिहाइड के हैं, जबकि ये लास्ट वाला एग्जांपल हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का है। बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का सामान्य सूत्र है RCOR। ये कौन सा कीटोन है? ये हमारा एल्फेटिक कीटोन है, जबकि एरोमेटिक कीटोन में हमारे पास ऑप्शन होंगे ARCARO। यहाँ पर कीटोन के 3 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, ARCOR, ARCOR, ARCOAR। यहाँ पर दोनों जगह R का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर AR और R का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर AR और AR दोनों AR का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से कीटोन के 3 सामान्य सूत्र हमारे सामने होते हैं, जहां हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं CH3, C2H5 आदि, जबकि AR के साथ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं C6H5। केवल फेनिल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण हमारे सामने है, अगर हम R की जगह CH3 का इस्तेमाल करते हैं तो ये बनता है CH3COCH3, जिसको हम एसीटोन कहते हैं। हमने R का इस्तेमाल किया CH3 और CH3, तो फॉर्मूला बना CH3COCH3, इसको कहते हैं एसीटोन। फिर हमने दूसरे वाले फॉर्मूले में AR का इस्तेमाल किया C6H5 का और R का इस्तेमाल किया CH3 का। ऐसा करने पर ये जो फॉर्मूला बनता है इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कहा जाता है इसको। फिर तीसरे वाला फॉर्मूला ने इस्तेमाल किया, AR का इस्तेमाल किया C6H5, C की जगह C और फिर AR की जगह C6H5, फॉर्मूला बन गया C6H5CO C6H5, जिसको कहा जाता है बेंजोफिनोन। दोबारा समझेंगे कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा, RCOR।
दूसरा होगा ArCOR, तीसरा होगा ArCOAr। आगे आप प्रयोग कर सकते हैं CH3 C2H5 आदि, जबकि आगे आप प्रयोग कर सकते हैं C6H5, यानी कि फैली का प्रयोग किया जा सकता है। 3 उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं। अब आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सामान्य सूत्र होगा RCOOH, जहां पर आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं H, CH3 C2H5। अगर हम R की जगह H का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो बनकर आता है उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर हम R की जगह इस्तेमाल करते हैं CH3 का, तो जो फॉर्मूला बनता है CH3COOH, वो फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। अगर हम आगे इस्तेमाल करते हैं C2H5, तो फॉर्मूला बनता है C2H5COOH, इसको कहते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। कुल मिलाकर 3 अम्ल हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। सामान्य सूत्र दोबारा समझ लेंगे, RCOOH, ये किसका सूत्र है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आगे इस्तेमाल कर सकते हैं H, CH3 C2H5। H रखने पर इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, CH3 रखने पर इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और C2H5 रखने पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। याद करने का तरीका बहुत आसान है, FASI-प्रोपी, FASI-प्रोपी, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। इस तरह से हमारे सिलेबस में जो चैप्टर 12 है, इसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसमें 3 पोर्शन है, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम में इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा काम आता है। इस चैप्टर के बेसिक को हमें समझना चाहिए। आप इस सारे वर्क को राइट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इनके सामान्य गुणधर्म पूछे जाते हैं, सामान्य बनाने की विधियां पूछी जाती हैं, तो उनके लिए इन सामान्य सूत्रों का प्रयोग ही किया जाता है। RCHO, RCOR और RCOOH। चैप्टर नंबर 12 में जो नेम रिएक्शंस हैं, उनमें से 4 नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एल्डोल संघनन, दूसरी होती है क्रॉस एल्डोल संघनन, तीसरी होती है कैनिजारो और चौथी होती है क्रॉस कैनिजारो। ये चारों इक्वेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में से इनमें से जरूर पूछा जाता है। ये देखने में बहुत मुश्किल इक्वेशंस लगती हैं, लेकिन अगर हम इनके बेसिक को समझें तो ये इक्वेशन बहुत आसान होती हैं। आइए अब हम इनको समझते हैं कि इनको कैसे इनके बेसिक को समझा जा सकता है। शुरुआत में हमने लिखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? हमने बोर्ड पर 4 एग्जांपल एल्डिहाइड के लिए 1 2 3 4। इनमें पहला लिखा गया है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा लिखा गया है C6H5CHO, इसको बेंजोल्डिहाइड कहा जाता है। तीसरा नंबर पर लिखा CH3CHO, इसे एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। और लास्ट दिया हमने CH3CH2CHO, इसे प्रोपेनोल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ पर हमने 4 तरह के एल्डिहाइड इस्तेमाल किए हैं। हमने इसमें बीच में एक लाइन डालकर इन्हें 2 जगह विभाजित कर दिया है। इनको 2 जगह विभाजित करने का जो रीजन है वो ये है कि ये ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से समझाया जा सकता है, ये हमारा समूह है, इसके बराबर में लगे कार्बन को हम क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन और इसको गामा कार्बन कहा जाता है। तो इससे जुड़े 2 H जो है हमारे अल्फा H कहलाते हैं, इससे जुड़े 2 H हमारे बीटा H कहलाते हैं, और लास्ट वाले C से जुड़े 3 H गामा H कहलाते हैं। ये तो एल्डिहाइड समूह है। इसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं, इन H का नाम होगा अल्फा H। इसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाएगा, इस पर भी 2 H लगे हुए हैं, इनको कहा जाएगा बीटा H। इसके बराबर वाले कार्बन को गामा कार्बन कहा जाएगा, और उन पे लगे 3 H को गामा हाइड्रोजन कहा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, यहाँ तो ये समूह है, इसके बराबर में कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड है वो एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है C6H5CHO, ये भी एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा कार्बन तो होता है परंतु अल्फा H नहीं होता है। ये दोनों इस तरह के एल्डिहाइड प्रयोग किए गए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इस तरफ लिखी हुई दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर ये समूह को दर्शाता है और ये अल्फा कार्बन को दर्शाता है। यहाँ पर ये समूह को दर्शाता है, ये अल्फा कार्बन को, और ये बीटा कार्बन को दर्शाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि CH3CHO जिसका नाम एसिटाल्डिहाइड है उसके पास एक अल्फा कार्बन होता है और उस पर 3 अल्फा H होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए CH3CHO जिसको कहते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड, यहाँ पर एक CHO जो है समूह को दर्शाता है, इसके बराबर में एक अल्फा कार्बन है जिस पर 2 H है, इसका मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाएगा जिस पर 3 अल्फा H है। यहाँ पर 2 डिवीजन बना दिए गए, पहला है अल्फा हाइड्रोजन विहीन और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन युक्त। ये वो एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वो एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दोबारा समझ लीजिए, ये समूह है, समझ लेते हैं, ये समूह को दर्शाता है। इसके बराबर वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे जुड़े हुए जो H होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन होंगी। इसके बराबर वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, इससे जुड़े हुए H बीटा हाइड्रोजन होंगी। इसके बराबर वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाएगा और उससे जुड़े हुए H हमारे गामा हाइड्रोजन होंगी। तो ये अभिक्रिया उन पर लगेगी जिनके पास अल्फा H नहीं होंगी, ये अभिक्रिया उन पर लगेगी जिनके पास अल्फा H होंगी। यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड अल्फा H को नहीं रखते हैं, यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड अल्फा H को रखते हैं। यहाँ से देखते हैं इनसे बनने वाली नेम रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी और फिर इनसे बनने वाली नेम रिएक्शन कौन कौन सी होंगी। पहले नंबर पे बात करते हैं हम HCHO की क्रिया। HCHO से की गई, यानी दोनों अणु HCHO के इस्तेमाल किए गए। दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति है। इससे जो अभिक्रिया बनेगी वो होगी कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर हमने बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल किया है C6H5CHO, C6H5CHO, इनकी आपस में क्रिया से डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति होने पर जो अभिक्रिया होगी वो भी क्या कहलाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगर हम देखें फॉर्मल्डिहाइड HCHO और बेंजल्डिहाइड CH5CHO, इनके बीच होने वाली क्रिया से जो अभिक्रिया बनेगी उसका नाम होगा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति में क्रिया करने पर जो अभिक्रिया देते हैं उसको कहा जाता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, इनसे जो बनेगी वो अभिक्रियाएं होंगी कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो। यहाँ पर इनसे बनने वाले रिएक्शंस को देख लेते हैं। अगर हम एक अणु CH3CHO का और दूसरा अणु भी CH3CHO का प्रयोग करें, यानी कि दोनों अणु CH3CHO के प्रयोग करें, डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति हो तो होने वाली अभिक्रिया होगी एल्डोल संघनन। इसी तरह से हम दोनों अणु किसके इस्तेमाल करें, प्रोपेनॉल्डिहाइड के। पहला अणु CH3CH2CHO प्रोपेनॉल्डिहाइड, दूसरा भी CH3CH2CHO प्रोपेनॉल्डिहाइड। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, तो इनसे जो बनेगा डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति में वो कहलाएगा एल्डोल संघनन। इस तरह से हम यहाँ पर एसीटोन का प्रयोग भी कर सकते हैं, एसीटोन पर भी अल्फा H होते हैं। तो एसीटोन की क्रिया एसीटोन से डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति में कराने पर जो अभिक्रिया होगी उसको कहेंगे एल्डोल संघनन। यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया एसिटाल्डिहाइड की प्रोपेनॉल्डिहाइड से कराई, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, डाइल्यूट एलिमेंट की उपस्थिति है। यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया हमारी क्या कराएगी, क्रॉस एल्डोल संघनन। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के एल्डिहाइड हमने आपको बताए हैं। एक ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इनसे होने वाली अभिक्रियाएं दो तरह की होंगी, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो। इससे होने वाली अभिक्रिया दो तरह की होंगी, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल।
यहाँ पर देखिए जब दोनों एक जैसे होंगे कहने जा रहा हूँ, जब दोनों एक जैसे होंगे कहने जा रहा हूँ, जब एक अनुष्का और एक अनुष्का होगा तो क्रॉस कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब दोनों एक जैसे होंगे तो एल्डोन, जब दोनों एक जैसे होंगे एल्डोन, जब दोनों एक जैसे होंगे एल्डोन, जब एक इसका और एक इसका होगा तो क्या हो जाएगा क्रॉस एल्डोन। ये चारों अभिक्रिया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है एल्डोल संलयन, दूसरी है क्रॉस एल्डोल संलयन, तीसरी है केनेजारो और चौथी है क्रॉस केनेजारो। लेकिन हम शुरुआत में पहली वीडियो जो आपके सामने रखेंगे उसमें हम आपको एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को समझाएंगे। अगली वीडियो जो आपके सामने लेकर आएंगे उसमें हम केनेजारो और क्रॉस केनेजारो को आपको बताएंगे। ये चारों अभिक्रियाएं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बेसिक क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है एल्डोल संघनन। समझते हैं एल्डोल संघनन कैसे होता है। पहली अभिक्रिया एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त यानी कि हमें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन इस्तेमाल करने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनुसार जैसे NaOH, BaOH का होल 2 या K2CO3 की उपस्थिति में इस प्रकार संयोजित होते हैं कि एक अणु के कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन दूसरे अणु के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर OH मूलक बनाता है। समझिए अगर हम लेते हैं CH3CHO के दो अणु CH3CHO यानी कि हमने एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया तो हमें एल्डिहाइड के दो अणु इस्तेमाल करने होंगे CH3CHO। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पहला एल्डिहाइड है उसका हमें O इस्तेमाल करना है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और जो दूसरा है उसका हमें एल्किल समूह इस्तेमाल करना है तो H CH2CH2। दोबारा समझिए एल्डोल संघनन में क्या होगा। एल्डोल संघनन में हमारे पास दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होंगे, ये भी एसिटल्डिहाइड है और ये भी एसिटल्डिहाइड है, लेकिन हम पहले वाले एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग करेंगे जबकि दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का प्रयोग नहीं करेंगे, एल्किल समूह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसका ये कार्बोनिल समूह कहलाता है, ये वाला ये क्या कहलाएगा हमारा कार्बोनिल समूह। तो हमें किसका प्रयोग करना है कार्बोनिल समूह का प्रयोग करना है, इसके कार्बोनिल समूह का प्रयोग करना है और इसके एल्किल समूह का प्रयोग करना है। इसके कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग करना है जबकि इसके एल्किल समूह के H का प्रयोग करना है। इन दोनों से जो बनेगा वो एल्डोल बनेगा। उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH की, उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH की। इनसे बनने वाला जो होगा वो होगा एल्डोल संघनन। दोबारा समझते हैं इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है? हाँ जी ये बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु प्रयोग करने हैं तनुसार की उपस्थिति होगी, NaOH हो सकता है, BaOH का होल 2 हो सकता है या K2CO3 हो सकता है। इसमें पहले एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का O और दूसरे में दूसरे एल्डिहाइड के एल्किल समूह का H हमें प्रयोग करना है। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति होगी। इस तरह से जो बनकर आएगा वो हमारा एल्डोल कहलाएगा। लिखा गया यहां से कि एक अणु के कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, एक अणु के कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे अणु के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु से दूसरे एल्डिहाइड के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर OH मूलक बनाता है। इनके मिलने से जो बनेगा वो कौन सा मूलक होगा? OH मूलक होगा, जिसके फलस्वरूप सममित यौगिक में OH तथा CHO, उसमें OH ग्रुप भी होगा और उसमें CHO ग्रुप भी होगा, या OH और CO यानी कि वहां पर OH भी होगा और कीटोन ग्रुप भी होगा। दोनों मूलक होते हैं, ऐसा यौगिक एल्डोल कहलाता है। ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? एल्डोल कहेंगे। एल्डोल गर्म किए जाने पर जल का एक अणु निकालकर असंतृप्त एल्डिहाइड या असंतृप्त कीटोन देता है। यानी आपके सामने जो एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे वो दो एग्जांपल होंगे। पहले एग्जांपल में हम
एसिटल्डिहाइड लेंगे और दूसरे एग्जांपल में हम आपके सामने एसीटोन लेंगे CH3COCH3। पहले एग्जांपल में आपके सामने क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एसिटल्डिहाइड, और दूसरे एग्जांपल में आपके सामने इस्तेमाल किया जाएगा एसीटोन। पहले उदाहरण में हम आपके सामने एसिटल्डिहाइड का उदाहरण ले रहे हैं और दूसरे में हम आपके सामने एसीटोन से होने वाले एल्डोल संबंध को समझाएंगे। पहला उदाहरण हमारे सामने जो हमें लेना है उसमें हम एसिटल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH2 होता है। लिखने का जो तरीका हम प्रयोग कर रहे हैं वो है CH3CH2 इस तरह से लिखा जाता है ताकि हम इसके कार्बोनिल समूह के ओ परमाणु का इस्तेमाल कर सकें। और दूसरे एल्डिहाइड को लिखने का तरीका वैसा इस्तेमाल करेंगे HCH2CH2। क्या ये दोनों एल्डिहाइड है? हाँ जी, ये दोनों एल्डिहाइड है। क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है? हाँ जी, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमने पहले वाले एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग किया, जबकि दूसरे एल्डिहाइड में हमने उसके एल्किल समूह के H का प्रयोग किया। उपस्थिति जो है किसी भी क्षार की रखी जा सकती है। 3 क्षारों के नाम हमने ऊपर लिख दिए हैं। पहले नंबर लिखा है NaOH, BOH का होल 2 या KO2CO3, लेकिन हम आपको डायल्यूट NaOH की उपस्थिति से कराते हैं। उपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला H इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर जो मूलक बनेगा वो क्या होगा, OH मूलक होगा। इस तरह से समझेंगे CH3CH और यहाँ पर ये बना देगा OH। आप देख सकते हैं इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ था, इस H ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर क्या बन गया है OH। इससे आगे हमने जोड़ दिया CH2CH2। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने जो एल्डिहाइड लिया है उसके कार्बोनिल समूह का O प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो एल्डिहाइड हम प्रयोग कर रहे हैं उसके एल्किल समूह के H परमाणु का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ से ये H इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पर जो एक जगह खाली होगी, एक सिंगल रिक्ता खाली होगी, उस पर हम जोड़ देंगे CH2CH2। इसका जो नाम होगा उसके लिए हमें इस पे काउंटिंग करनी होगी 1 2 3 और 4। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पर एक OH लगा हुआ है तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन परमाणु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। यहाँ पर लगे सिंगल बॉन्ड, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एन, और पहले नंबर पर एल्डिहाइड समूह है तो लगाएंगे अल, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एल्डोल होगा। ये हमारा एल्डोल होगा। जैसे कि आप लोग पर पढ़ा है, दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर बताया गया है कि एक अणु के कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे अणु के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर OH मूलक बनाता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह का O प्रयोग किया गया है और एल्किल समूह का H प्रयोग किया गया है, और उनके मिलने से जो मूलक बना वो क्या है, OH मूलक बनता है, जिसके फलस्वरूप सममित यौगिक में OH और CH2 दोनों समूह होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर OH समूह भी है और यहाँ पर CH2 समूह भी है। आगे लिखा गया है ऐसा यौगिक एल्डोल कहलाता है, तो इस यौगिक को क्या कहा जाएगा, एल्डोल कहा जाएगा। आगे लिखता है एल्डोल गर्म किए जाने पर जल का एक अणु निकालकर असंतृप्त एल्डिहाइड या असंतृप्त कीटोन देता है। अगर हम इसको गर्म करें तो ये जल का एक अणु खो देगा। लिखा है CH3, इस वाले H को कार्बन के साथ लिख दिया गया, CH इस वाले H को कार्बन के साथ लिख दिया गया। इसके नीचे जो लगा हुआ है वो OH है। इससे जो अगला कार्बन है उसके H को हम नीचे लिखकर दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल का एक अणु अपने में से निकाल देगा और एक सिंगल खाली हो जाएगी और एक इसकी, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इस तरह से बनने वाला असंतृप्त एल्डिहाइड होगा, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने पर वो एल्डिहाइड असंतृप्त एल्डिहाइड कहलाता है। इसके जो नाम की बात करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से काउंटिंग करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं
4 कार्बन के लिए प्रयोग किया जाएगा ब्यूट। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो 2 नंबर पे इन, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड है तो अल, तो इसका जो नाम होगा वो होगा ब्यूट 2 इन 1 अल। एक बार रिवाइज देते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर हमने लिया है एसिटल्डिहाइड, और ये भी क्या है हमारा एसिटल्डिहाइड। पहले एसिटल्डिहाइड के कार्बन समूह के O परमाणु का प्रयोग हम कर रहे हैं, जबकि दूसरे एसिटल्डिहाइड के एल्किल समूह के H का प्रयोग किया जा रहा है। डायल्यूटेड में H की उपस्थिति है, ये H इस O से मिलकर OH बना देगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह खाली होगी, उससे हम CH2CH2 को जोड़ देंगे और उसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और इसको क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। अगले पद में हमने CH3 लिखा, इस C के साथ जो ऊपर लगाया था उसको उसके साथ लिख दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे OH लगाया गया है, इससे आगे इस कार्बन पर 2 H थे, उनमें से एक H हमने नीचे लिखा है और यहाँ पर CH2 लिखा है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये OH और ये H आपस में जुड़कर जल का एक अणु निकाल देंगे, और जो हमारे सामने बनकर आएगा वो हमारा असंतृप्त एल्डिहाइड होगा, असंतृप्त एल्डिहाइड। इसका नाम होगा, 4 के लिए हम लगाएंगे ब्यूट, 2 नंबर पे है इन और 1 नंबर पे है अल। अब दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने जो लेंगे वो होगा एसीटोन का। दूसरे उदाहरण में हम जो लेते हैं वो हम एसीटोन लेते हैं। एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3, और उसको लिखने का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से करते हैं CH3CH3 और डबल बॉन्ड O, ताकि हम इसके कार्बोनिल समूह के O परमाणु का प्रयोग कर सकें। और दूसरे एसीटोन को लिखते वक्त हम उसे लिखते हैं HCH2COCH3। ये दोनों ही एसीटोन हैं, लेकिन लिखने का तरीका दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग किया गया है, ताकि हम इसके कार्बोनिल समूह के O परमाणु का प्रयोग कर सकें और इसके एल्किल समूह के H परमाणु का प्रयोग हम कर सकें। और यहाँ पर जो उपस्थिति है वो उपस्थिति है डाइल्यूट NaOH की, उपस्थिति है डाइल्यूट NaOH की। ये H इस बॉन्ड को तोड़ देगा, जहां यानी ये वाला जो बॉन्ड है C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो इसको ब्रेक कर देगा, और यहाँ पर जो समूह बनेगा, जो मूलक बनेगा वो OH बनेगा। तो हम देखते हैं CH3, ये पहले वाला CH3, इससे जुड़ा हुआ ये C, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, और नीचे हम ये जो मूलक हमारे सामने बनकर आ रहा है OH, हम उसे नीचे लगा देते हैं। उससे आगे जोड़ते हैं CH2, उससे आगे जोड़ा जाता है CO, और उससे आगे जोड़ा जाता है CH3। इस वाले एसीटोन के एल्किल समूह के H ने इस वाले कार्बोनिल समूह के O को O के साथ क्रिया करके OH मूलक बनाया है, जिसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर CH2COCH3 को हमने इस कार्बन से जोड़ दिया है। इसका जो नाम होगा उसके लिए हमें काउंटिंग करनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हमें 2 प्रीफिक्स दिखाई देते हैं, एक है मेथिल और एक है हाइड्रोक्सी, लेकिन अल्फाबेट में हाइड्रोक्सी पहले आता है, तो इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी। पहले क्या आएगा 4 हाइड्रोक्सी, फिर आएगा 4 मेथिल। ये दोनों क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बाद बारी होती है रूट वर्ड की। रूट वर्ड के लिए कार्बन परमाणु की संख्या देखी जाती है जो कि 5 है। 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता होता है पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स जो कि बॉन्ड देखकर लगाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा एन, पेंटेन, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर कीटोन समूह है तो आ जाएगा 2 ओन। इस तरह इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल, पेंटेन, 2 ओन। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक एल्डोल है, ये भी हमारा एक एल्डोल है। हमने यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोन के 2 अणुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोन के 2 अणुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूटेड NaOH होगा, एक के कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे के एल्किल समूह के H परमाणु से जुड़कर क्या बनाएगा, OH मूलक बनाएगा, जिसके फलस्वरूप जो यौगिक बनकर आता है उसमें OH और कीटोन दोनों मूलक होते हैं। ऐसा यौगिक क्या कहलाएगा, एल्डोल कहलाएगा। और एल्डोल को गर्म किए जाने पर वो जल का एक अणु निकालकर असंतृप्त कीटोन देगा। अब हम इसे गर्म करते हैं। ये लिखा गया CH3, पहले CH3 लिखा, फिर C, उसके ऊपर एक CH3 और नीचे OH। जो इससे अगले वाला कार्बन है उसके पास 2 H है, उनमें से एक H को हमने नीचे लिख लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने उसके साथ लिखा या उसके नीचे लिखा, लेकिन हमारे लिए अभिक्रिया कैसे हो जाती
आसान हो जाती है। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो ये जल का एक अणु निकाल देता है और जो बचता है वो है CH3, सिंगल बॉन्ड C, उससे जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा है CH, उससे आगे CO और CH3 प्लस H2O। ये हमारा क्या है, ये हमारा असंतृप्त कीटोन है। इसको क्या कहेंगे हम, असंतृप्त कीटोन। और उसका जो नाम होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, काउंटिंग करनी होगी। उसके लिए हमें काउंटिंग करनी होगी। तो उसके लिए 1 2 3 4 और 5 हम नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स है, 4 नंबर पर है मैथिल, 4 मैथिल। इसके लिए रूट वर्ड है, 5 कार्बन के लिए पेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर पेंट लगा दिया गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे 3 और एक दूसरे नंबर पर जो है वो है कीटोन, तो लिखा जाएगा 2-on। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 4 मैथिल पेंट 3-2-on। 4 मैथिल, 5 के लिए पेंट, 3 नंबर पे इन और 2 नंबर पे ओन। ये हमारा असंतृप्त कीटोन होता है। हमने देखा कि एल्डोल संघनन में हमने आपके सामने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक एसिटाल्डिहाइड और एक एसीटोन। दोनों ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और अब इसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल संघनन, जिसमें हमें ऐसे एल्डिहाइड इस्तेमाल करने होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्रॉस एल्डोल संघनन एल्डोल संघनन का ही एक विशेष रूप होता है। जब हम एल्डोल कराते हैं तो हमें एक जैसे एल्डिहाइड या कीटोनों का प्रयोग करना होता है। क्रॉस एल्डोल में हम 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड या कीटोनों का प्रयोग करते हैं। समझिए इसको, लिखा है क्रॉस एल्डोल संघनन। जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। इसमें यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये 4 उत्पादों का मिश्रण देते हैं। आपके सामने जो उदाहरण दिया जाएगा वो उदाहरण होगा एसिटाल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है CH3CHO, और दूसरा लिया जाएगा प्रोपेनॉल्डिहाइड। ये दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जो कि अलग अलग हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो इनसे जो उत्पाद बनेंगे वो 4 उत्पादों का मिश्रण हमें प्राप्त होगा। इनसे 4 उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। समझिए कैसे लिखा जाएगा इनको। हम इसको लिखते हैं CH3CHO और उसकी क्रिया करा रहे हैं CH3CH2CHO से। उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। हम यहाँ पर बनेंगे 4 उत्पाद आपको लिखकर दिखाएंगे। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे और बनने वाले उत्पाद को यहाँ पर लिखते रहेंगे। ध्यान समझिए कि जब एसिटाल्डिहाइड से ही क्रिया करेगा तो पहला उत्पाद बनेगा। दूसरे में जब प्रोपेनॉल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो दूसरा उत्पाद बनेगा। तीसरे नंबर पर हम इसके कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग करेंगे और इसके अल्फा H का प्रयोग करेंगे तो तीसरा उत्पाद बनेगा। और चौथे नंबर पर जब हम इसके कार्बोनिल समूह का प्रयोग करेंगे और इसके अल्फा हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने चौथा उत्पाद आएगा। इन दोनों के क्रिया करने से हमें 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा। उनमें से 2 उत्पाद एल्डोल संघनन उत्पाद कहलाएंगे और 2 उत्पाद क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद कहलाएंगे। शुरुआत करते हैं इससे। पहले हम CH3CH डबल बॉन्ड O की क्रिया इसी के साथ करा रहे हैं, यानी कि दोनों हम एसिटाल्डिहाइड इस्तेमाल कर रहे हैं HCH2CHO। उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ का H इस OH से जुड़कर OH मूलक का निर्माण करेगा, जिसको हम यहाँ लगा देंगे। तो बनेगा CH3CH और ये बना OH नीचे लगा दिया जाएगा। इससे आगे हम लिखेंगे CH2CHO। ये हमारा क्या होगा, एल्डोल होगा। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3
C, इसके साथ H को नीचे लिख दिया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जबकि जो चलने वाला कार्बन है उसके H को हम नीचे लिख देते हैं इस तरह से CHO। और हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, और गर्म करने पर हम देखते हैं कि जल का एक अणु खो देगा। तो यहाँ पर आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यानी कि हमारा उत्पाद बना कि जब हमने इसी का कार्बोनिल समूह इस्तेमाल किया और इसी के एल्किल समूह का H इस्तेमाल किया, दोनों अणु हमने एसिटल्डिहाइड के ही लिए हैं, तो बनने वाला जो उत्पाद हमारे सामने आता है वो हमारा एल्डोल उत्पाद होता है। लिखने का तरीका यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, उससे जुड़ा हुआ H और उससे जुड़ा CH3, ये हमारा पहला उत्पाद हुआ। इसमें हमने दोनों अणु एसिटल्डिहाइड के ही प्रयोग किए हैं। अब हमारा जो दूसरा उत्पाद होगा हम उसमें इस्तेमाल करेंगे दोनों अणु प्रोपेनॉल्डिहाइड के, दोनों इस्तेमाल करेंगे हम प्रोपेनॉल्डिहाइड के, यानी इसके। इसको लिखने का तरीका होगा CH3 CH2 को लिखेंगे इस तरह से, इससे आगे लिखा जाएगा C, यहां पर लगेगा H और डबल बॉन्ड O, प्लस इसी का ही दूसरा हिस्सा लिखा जाएगा, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे ताकि हम उसके अल्फा H का प्रयोग कर सकें। लिखने का तरीका देखिए, हमने लिखा H CH CHO और CH3। समझिए ध्यान से, हमने ये दोनों अणु किसके इस्तेमाल किए हैं, CH3 CH2 CHO यानी कि प्रोपेनॉल्डिहाइड के इस्तेमाल किए हैं। लिखते वक्त इसके कार्बोनिल समूह का O और अल्फा H का प्रयोग करना है दूसरे वाले के, तो अल्फा H कौन सा होगा, ये वाला अल्फा H नहीं होगा, तो हमने इसको फोल्ड करके लिखा CHO CH2 और CH3। हमने इसको फोल्ड करके लिखा CHO CH2 CH3, ताकि हम इसके अल्फा कार्बन को इसके सामने लिख सकें। ये H इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पर जो उपस्थिति होगी वो किसकी होगी, डाइल्यूटेड NaOH की होगी। ये इस बॉन्ड को तोड़कर OH बना देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास CH3 CH2, ये वाला C, इससे जुड़ा हुआ एक H है हमारे पास, यहाँ एक OH बन जाता है, OH मूल को नीचे लिख देंगे, उससे आगे CH, उससे आगे CHO और नीचे लिख दिया जाएगा, नीचे लगा दीजिए ऊपर लगा दीजिए CH3। ये हमारा जो बनेगा वो एल्डोल कहलाएगा। अब हम इसे गर्म करेंगे और गर्म करके ये जल का एक अणु छोड़ देगा। लिखने का तरीका देखिए कैसे चेंज कर लेते हैं, CH3 फिर ये CH2, इसके बराबर में जो कार्बन दिखाई दे रहा है उसके H को नीचे लगा लीजिए, इस जगह पर नीचे OH, इस वाले CH3 को आप ऊपर लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके H को हम नीचे लगा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए ताकि अभी क्रिया में समझ आए। और ये CHO हम इसको जैसे गर्म करेंगे तो ये जल का अणु छोड़ देगा, और जल का अणु छोड़ने पर हम देखते हैं एक सिंगल लगता है इस कार्बन की और एक इस कार्बन की खाली हो जाती है, इनकी बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ है CH3, वो आपकी इच्छा है कि आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। मान लीजिए आपने इसको ऊपर लगा रखा है, तो ये हमारा दूसरा उत्पाद होगा। इसको यहाँ लिखने का तरीका समझिए, यहां से शुरू कर रहे हैं CHO, उसके बराबर में एक C, उसके नीचे की तरफ फोल्ड करके हमने C लिखा, CH लिखा ये वाला, फिर CH2 लिखा है और फिर CH3 लिखा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले कार्बन से CH3 लगा हुआ है, तो हमने इसको ऊपर लगा दिया है। इस प्रकार ये बना उत्पाद भी हमारा एल्डोल उत्पाद कहलाएगा, एल्डोल संघनन उत्पाद। शुरू के दो उत्पाद हमारे एल्डोल संघनन उत्पाद कहलाते हैं। जब हमने इस वाले एल्डिहाइड का ही कार्बोनिल समूह और इस वाले का ही हमने अल्फा H इस्तेमाल किया तो ये उत्पाद बना। जब इस वाले का हमने कार्बोनिल समूह और इस वाले का ही
अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल किया तो ये वाला उत्पाद बना। अब हम इसका कार्बोनिल समूह और इसके अल्फा H का प्रयोग करेंगे। फिर चौथे उत्पाद में हम इसके कार्बोनिल समूह के O का और इसके अल्फा H का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों उत्पाद हमारे सामने जो बन रहे हैं ये हमारे एल्डोल समूह उत्पाद हैं। इससे आगे जो हमें पढ़ने होंगे वो हमारे क्रॉस एल्डोल उत्पाद होंगे। समझिए, इसका इस्तेमाल करना है कार्बोनिल समूह का O, लिखा गया CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसमें हमने अटैच कर देना है, इसके साथ क्रिया करा देनी है। इसको फोल्ड करके लिखेंगे CH2 CHO और इसका CH3 नीचे लिख दिया ताकि हम अल्फा कार्बन में लगे अल्फा हाइड्रोजन का प्रयोग कर सकें। इसके एक H को यहां से यहां लिख लीजिए। ये हुआ डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति। हमें जो उपस्थिति रखनी है वो किसकी रखनी है, वो डाइल्यूट NaOH की रखनी है। ये H इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, उससे ऊपर लगाया हुआ हमने H, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा OH, उसे हम नीचे लगा देते हैं। उससे आगे CH, उससे आगे CHO और नीचे लगा हुआ है CH3। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्रॉस एल्डोल उत्पाद कहलाएगा। लेकिन हमें इसे गर्म करने के बाद लिखना है, तो इस अगले पद में देखिए कैसे गर्म करते हैं। CH3C, इस वाले H को इसके साथ लिख लीजिए और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इस CH3 को आप ऊपर लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके H को हम नीचे प्रयोग कर रहे हैं और ये है CHO। अब हम इसको गर्म करते हैं। गर्म कर देने पर ये जल का एक अणु अपने में से निकाल देगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा हुआ है C, उससे जुड़ा हुआ है CHO और इस वाले C पर हमारा लगा हुआ है CH3। हम इसको ऊपर प्रयोग कर लेते हैं CH3, H और OH जुड़कर जल का एक अणु बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमने इस वाले एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग किया, जबकि प्रोपेनॉल्डिहाइड के अल्फा H का प्रयोग किया गया। इससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो हमारा क्रॉस एल्डोल उत्पाद कहलाएगा। लिखने का तरीका है कि यहां से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, CHO लिख लीजिए, उसके बराबर में C लिख लीजिए। इस वाले C को लिखने के लिए इसे फोल्ड कर दीजिए। C, इससे जुड़ा हुआ है H, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और दूसरे वाले कार्बन पर जो CH3 आप उसे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बना हुआ उत्पाद हमारा क्रॉस एल्डोल उत्पाद कहलाएगा। अब लास्ट हमारा रह जाता है जिसमें हमें प्रोपेनॉल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का प्रयोग करना है और एसिटाल्डिहाइड के अल्फा H का प्रयोग करना है। यानी कि शुरुआत में हम इसको लिखेंगे और उसके बाद हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो। इसके कार्बोनिल समूह का प्रयोग किया जा रहा है, इसके अल्फा H का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे H CH2 CHO, उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH की, उपस्थिति होगी डाइल्यूट NaOH की। ये H इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2, इस वाले C से जुड़ा हुआ है H, जो OH बनेगा उसके नीचे लगा दिया जाएगा इस तरह से OH, इससे आगे CH2 और इससे आगे CH2। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल का अणु छोड़ देगा। लिखने का तरीका देख लीजिए, CH3 CH2 ये C, इसके साथ H को नीचे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आगे वाली C से एक H नीचे लिखकर दिखाएंगे इस तरह से और CHO। जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये जल का एक अणु छोड़ देगा और ऐसा तब हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और साथ में निकल जाएगा H2। इस तरह बना उत्पाद भी हमारा क्रॉस एल्डोल उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर हमने प्रोपेनॉल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का O जबकि एसिटाल्डिहाइड के अल्फा H का प्रयोग किया है,
तो इससे बना उत्पाद हमारा क्या बनता है, क्रॉस एल्डोल उत्पाद बनता है। इसे लिखने का जो तरीका होगा वो ऐसा लिखा जाएगा, यहां से शुरू करते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CH, इस वाले C को लिखने के लिए हमने इसे फोल्ड कर दिया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह हम देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल में हमारे सामने 4 उत्पाद आ जाते हैं। अब बारी है इनके नाम लिखने की, इनके नाम क्या क्या होंगे। तो उनके लिए हम IUPAC पद्धति का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें काउंटिंग करनी होगी। काउंटिंग यहां से की जाएगी 1 2 3 और 4 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ब्यूट का, ब्यूट। फिर हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है इन और एल्डिहाइड समूह है तो 1 अल, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल। इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, ब्यूट 2 इनल लिखा जा सकता है, ब्यूट 2 इनल। यहां पर लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका नाम हुआ। इसके नाम के लिए भी आपको पहले काउंटिंग करनी होगी 1 2 3 4 और 5। दूसरे नंबर पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो नाम होगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। फिर रूट वर्ड की बारी 5 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेंट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है इन, 2 इन और पहले नंबर पे एल्डिहाइड है 1 अल। ये दोनों उत्पाद हमारे जो हैं ये कहलाएंगे एल्डोल उत्पाद। इन दोनों को कहा जाएगा एल्डोल उत्पाद। अब इनकी बारी आती है, यहां पर भी सबसे पहला काम काउंटिंग करना ही होगा 1 2 3 4। यहां पर दूसरे नंबर पर एक प्रीफिक्स लगा है तो 2 मेथिल लगाया हमने प्रीफिक्स का नाम, और 4 के लिए ब्यूट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और एक नंबर पे एल्डिहाइड है तो 1 अल, इसका नाम हुआ। इसके नाम के लिए हमें काउंटिंग करनी 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रूट वर्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। 5 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पेंट। दूसरे नंबर पे लगा हुआ है इन, 2 इन और पहले नंबर पे लगा हुआ है अल। तो इस तरह से ये दोनों उत्पाद हमारे जो बनेंगे इनको कहा जाएगा क्रॉस एल्डोल उत्पाद। इनको कहा जाएगा क्रॉस एल्डोल उत्पाद, क्रॉस एल्डोल उत्पाद। यहां पर मिलाकर 4 उत्पाद हमारे सामने आए हैं। एक है पहले वाला ब्यूट 2 इन 1 अल, दूसरे नंबर पे आया 2 मेथिल पेंट 2 इन 1 अल, तीसरे नंबर पे आया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल और चौथे नंबर पे आया पेंट 2 इन 1 अल। शुरू के 2 उत्पाद एल्डोल उत्पाद है, बाद के 2 उत्पाद क्रॉस एल्डोल उत्पाद है। आपको ये बात याद रखनी है, पहले दोनों अणु एसिटाल्डिहाइड का प्रयोग किए गए, ये वाला उत्पाद बना। फिर दोबारा में दोनों अणु इसके इस्तेमाल किए गए तो ये वाला उत्पाद बना। उसके बाद एक अणु इसका इस्तेमाल किया गया और एक अणु इसका इस्तेमाल करने पर वो 2 उत्पाद बने। जब हमने इसके कार्बोनिल समूह के O का प्रयोग किया और उसके अल्फाज का प्रयोग किया तो हमारा पहला उत्पाद ये बनता है। फिर दोबारा में हमने इसके कार्बोनिल समूह के O और इसके अल्फाज का प्रयोग किया तो बनने वाला उत्पाद चौथे नंबर वाला बना। इस तरह से 4 उत्पाद हमारे सामने आ जाते हैं। ये इक्वेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो आपको केवल इतना ही लिखना है। जो नीचे एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है वो आपको नहीं लिखनी है, वो आपको समझाने के लिए है। आप उसे रफली लिख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको समझने में उससे आसानी हो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आने वाली वीडियोस में हम आपकी हेल्प के लिए कहने जानो और क्रॉस कहने जानो अभी क्रिया लेकर आएंगे।